हेलो छात्रों, नमस्कार। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए इस चैनल का शुरुआत किया हूं। आपका क्लास में कक्षा 10 में अच्छे नंबर से आपका डिवीज़न बने, इसलिए आपके कक्षा 10 का एसएसटी का वीडियो डाल रहा हूं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और उत्तर देने की कोशिश करना है। लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जो साथी टीजीपीजीटी या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आया है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? आपको बताना है ये अर्नेस्ट रेनन कौन था। तो देखिए ऑप्शन 4 हैं। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था क्या, प्रशा का वैज्ञानिक था, या फ्रांसीसी दार्शनिक था, या अमेरिकी योद्धा था? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं अर्नेस्ट मेनन कौन था। ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ग सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? तो ऑप्शन देखिए, 1859 से 1870 के बीच, 1849 से 1860 के बीच, 1849 से 1970 के बीच, 1859 से 1860 के बीच। तो आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर दीजिए, इटली का एकीकरण कब हुआ? चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। इटली का एकीकरण 1859 से 1860 के बीच में हुआ। ऑप्शन का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने महिलाओं और संपत्ति विहीनों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा? किसने महिलाओं और संपत्ति विहीनों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा? ये हिटलर ने वंचित रखा, या फ्रेडकीकरण ने रखा, या नेपोलियन ने, या मेटरनिख ने? तो आपको इसका उत्तर देना है। किसने महिलाओं और संपत्ति विहीनों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा? तो आपका ऑप्शन का सही होगा। हिटलर ने रखा था। हिटलर महिलाओं और संपत्ति विहीनों को राजनीतिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। वियना की संधि कब हुई? आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। वियना की संधि के बारे में आपको बताना है। 1815, 1825, 1915, 1815। तो आपको वियना की संधि के बारे में बताना है। तो वियना की संधि हम बता देते हैं, 1815 में हुई थी। वियना की संधि 1815 में हुई थी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ज्यूसेppe मैत्सनी कहाँ का क्रांतिकारी था? ज्यूसेppe मैत्सनी कहाँ का क्रांतिकारी था? आप उत्तर दीजिए। प्रशा का था क्या, जर्मन का था क्या, या इटली का, या बोस्टन का? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ज्यूसेppe मैत्सनी इटली का क्रांतिकारी था। आपका उत्तर गा सही है, इटली का। ज्यूसेppe मैत्सनी इटली का क्रांतिकारी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? आपको 4 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें और लास्ट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र या कंपटीशन के प्रतिभागी भाई इस चैनल से जुड़ सकें, इस वीडियो को देख सकें। चलिए बताइए, 1871 में या 1971 में या 1781 में या 1861 में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो हम आपको बताते हैं, जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? आपको इसका उत्तर देना है। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? 27 जून 1789 को किया गया, या 5 जून 1789 को, या 14 जुलाई 1789 को, या 20 जून 1791? आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? तो ये आयोजन 27 जून 1789 को किया गया था। 27 जून 1789 को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किस तिथि को वास्तिल का पतन हुआ? आपको बताना है किस तिथि को वास्तिल का पतन हुआ था। ऑप्शन का में 4 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 14 सितंबर 1789, 5 सितंबर 1791 को। आपको इसका उत्तर देने का कोशिश करें। आप किस तिथि को वास्तिल का पतन हुआ था? हम आपको ये बताते हैं, जिस दिन वास्तिल का पतन हुआ उसी तारीख को फ्रांस का पर्व या फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ था। अगले प्रश्न पे आ जाइए। फ्रांस के शासक लुई 16वें को कब फांसी पर चढ़ाया गया? फ्रांस के शासक लुई 16वें को कब फांसी पर चढ़ाया गया? तो फ्रांस के शासक लुई 16वें को कब फांसी पर चढ़ाया गया? आपको इसका उत्तर देना है। फ्रांस के शासक लुई 16वें को कब फांसी पर चढ़ाया गया? तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो हम आपको बताते हैं, फ्रांस के शासक लुई 16वें को 1793 में फांसी पर चढ़ाने का प्रयास किया गया। 1793 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। रूसो कौन था? रूसो के बारे में पूछा गया है प्रश्न। रूसो कौन था? क्या एक राजा था? क्या दार्शनिक था? क्या सैनिक था? क्या राजनीतिक था? बताने का प्रयास कीजिए। तो हम बताते हैं, रूसो एक दार्शनिक था। रूसो के दर्शन के आधार पर ही फ्रांसीसी क्रांति हुई है। फ्रांस की क्रांति का दार्शनिक कौन था? रूसो था। प्रश्न आपको घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। फ्रांस की क्रांति का दार्शनिक कौन था? रूसो था। रूसो कौन था? एक दार्शनिक था। इसको आप भली भांत समझ लें। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे आपको। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? आपको इसका जवाब देना है। तो देखिए उत्तर पे ध्यान दीजिए। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, आपको ये बताना है। तो हम आपको बताते हैं, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण लुई 16वें की निरंकुशता थी क्या? रिक्त राजकोष था क्या? दार्शनिकों की भूमिका थी क्या? या स्टेटस जनरल का अधिवेशन
तो हम आपको बता देते हैं, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण स्टेटस जनरल का अधिवेशन था। स्टेटस जनरल का अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? प्रश्न नंबर 12 पे देखिए। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो आप प्रश्न उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लुई 16वां था क्या, या लुई 15वां, या लुई 18वां, या लुई फिलिप? तो फ्रांस की क्रांति 1789 के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। भाई लुई 16वां था, लुई 16वां को याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था? आपको इसका जवाब देना है। कोशिश कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। शेयर कहकर अपने दोस्त छात्रों को बोलिए कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई क्वेश्चन, किसी प्रश्न का उत्तर जानना है, या कोई आपके सामने दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसको कमेंट में लिखिएगा। हम कमेंट पढ़ के अगले वीडियो में उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बताना है। फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन ने किया था क्या, या रूसो ने, या मिराबो ने, या स्टालिन ने? तो तीसरे वर्ग का नेतृत्व करने वाला विचारक विद्वान मिराबो था। मिराबो। फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व मिराबो ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। फ्रांस में समाज के तीसरे वर्ग का जन सामान्य का प्रतिशत कितना था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्रांस में समाज के तीसरे वर्ग, जन सामान्य वर्ग का प्रतिशत कितना था? ये प्रतिशत 5% था क्या, या 25 था, या 75%, या 95%? चलिए हम आपको बताते हैं। फ्रांस में समाज के तीसरे वर्ग का या जन सामान्य का प्रतिशत 95% था। 95% था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? आपसे पूछा जा रहा था वो कौन सा युद्ध था जिसके द्वारा जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हुआ? तो उस युद्ध का आपको पता लगाना है। चलिए पता लगाइए। वो युद्ध कौन सा था? फ्रांस प्रसा का युद्ध था क्या, या फ्रांस इटली का युद्ध था, या वोस्टरलीज का युद्ध था, या जोलवारिन का युद्ध था? आपको इसका जवाब देना है। तो हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं। ये फ्रांस प्रसा युद्ध के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। फ्रांस प्रसा युद्ध के कारण ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन का सही है, फ्रांस प्रसा युद्ध। फ्रांस प्रसा युद्ध के कारण ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। राष्ट्रवादी भावना के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति? आपको इसका उत्तर देना है। राष्ट्रवादी भावना के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक था? ये आपको प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देना है। चलिए कोशिश कीजिए भाई।
तो हम आपको बताते हैं पुनर्जागरण भी था, धर्म सुधार आंदोलन भी था, फ्रांसीसी क्रांति भी थी, अर्थात आपका इसका सही उत्तर घ होगा। ये सभी ऑप्शन सही हैं, ये सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? उस नीति का आपको पता लगाना है। ये उदारवादी नीति थी, या लोकतांत्रिक नीति थी, या पृथक्करण नीति थी, या लौह एवं शक्ति की नीति थी? आप बताइए, इसका उत्तर दीजिए। बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई, तो वो नीति थी लौह एवं रक्त की नीति। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का एकीकरण किसने किया था? भारत का एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपका उत्तर बिस्मार्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से। बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? तो नीति थी लौह एवं रक्त की नीति थी। चलिए ऑप्शन घ सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। वियना की संधि 1815 ईस्वी के बाद लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया? ये क्वेश्चन देखिए भाई, पूछ रहा वियना की संधि 1815 के बाद लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया? तो ये अधिकार ऑस्ट्रिया का हो गया है क्या, या डेनमार्क का, या इटली का, या फ्रांस का? तो आपको प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देना है। कोशिश कीजिए, उत्तर देने का प्रयास करें। अंत में कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। आपको ये मानकर चलना है कि इन सेशन इस चैनल के द्वारा पढ़ाई गई, तैयारी की गई शिक्षा के द्वारा 90+ नंबर आना है, और जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो कारगर साबित होगा। तो बताइए भाई, वियना की संधि 1815 ईस्वी के बाद लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। ये अधिकार हो गया था ऑस्ट्रिया का। तो बच्चों, हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो डालकर आपकी तैयारी कराएंगे, और आप खुद सब्सक्राइब करें और शेयर करके दोस्तों से बोलें कि इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में आपके दोस्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई दिक्कत हो, किसी प्रश्न की जानकारी करना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दें। हम आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।